हेलो फाइटर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और हम कंप्लीट कर रहे हैं अपना इकोनॉमी मॉड्यूल 2020 इनसाइट। तो एक वीडियो हो गया था हमारा, नेक्स्ट शुरू करते हैं बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में। भारत बॉन्ड ETF के बारे में है। तो इंडिया का पहला कॉरपोरेट बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जो कंप्राइज करता है डेप्ट कहाँ कहाँ के स्टेट रन कंपनीज़ के। ये जो ये मूव लिया गया है इसमें होगा क्या, जितने मतलब ये अलाउ करेगा रिटेल इन्वेस्टर्स को जिसकी वो बाय कर सकते हैं गवर्नमेंट डेब्ट्स। जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो अपने जो बॉन्ड्स हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं बॉन्ड मार्केट में, बिल्कुल और कितना अमाउंट, स्मॉल अमाउंट जैसे कि सिर्फ 1000 रुपये। एक तरह की टैक्स एफिशिएंसी भी प्रोवाइड करता है जैसे एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड्स। हम की फंक्शंस देख लेते हैं अब क्या क्या हैं इसके। ये ये बास्केट ऑफ बॉन्ड्स होता है जो कि इशू करा जाता है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज या फिर अंडरटेकिंग्स या फिर कोई भी अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बॉन्ड्स के द्वारा। इसमें एक तरह की फिक्स्ड मैच्योरिटी टाइम होगा 3 से लेके 10 साल तक के लिए, और ये स्टॉक एक्सचेंज में भी ट्रेड किया जा सकता है। ये जो है इन्वेस्ट करेगा किसी बॉन्ड के पोर्टफोलियो में जो कि स्टेट रन कंपनीज़ की या फिर कोई भी अदर गवर्नमेंट एंटिटीज़ की होंगी। जो इन्वेस्टर्स है वो मिनिमम अमाउंट 1000 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकता है भारत बॉन्ड ETF में, और या फिर मल्टीपल ऑफ 1000। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के बारे में है। ओके ये जो है फंड ऑफर 2 है भारत 22 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का, जो कि पार्ट है गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम का, और जो ओपन किया गया था फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर एंकर इन्वेस्टर्स एंड फॉर नॉन एंकर इन्वेस्टर्स के लिए। अब देखते हैं ETF मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है क्या। ये एक तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, फंड्स लिस्टेड होते हैं और ट्रेड करते हैं किसमें, स्टॉक एक्सचेंजेस में, जैसे कि शेयर्स। ये एक पैसिव फंड्स होते हैं। देखिए पैसिव फंड्स वो फंड्स होते हैं जहाँ पे जो मैनेजर है वो आपके बिहाफ पे सेलेक्ट नहीं करता है स्टॉक्स को। इंस्टेड होता क्या है, जो ETF है वो सिंपली क्या करता है, एक किसी इंडेक्स से कॉपी कर लेता है और वही उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। ETF में और क्या होता है, एक पर्सन बाय कर सकता है, सेल कर सकता है यूनिट्स को प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस पे रियल टाइम बेसिस पे, जब भी मार्केट आर मतलब ड्यूरिंग मार्केट आर कर सकता है काम। ये जो है ETFs जो होते हैं वो कॉस्ट एफिशिएंट होते हैं। ये एनी टाइम लिक्विडिटी ऑफर करते हैं थ्रू आउट द एक्सचेंजेस। जो ETF का रूट है इसको एक तरह से हम सेफर मोड ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट भी कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये एक तरह से इन्वेस्टर्स को शील्ड मतलब प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट स्टॉक मार्केट वोलेटिलिटी से। अब भारत 22 के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत 22 में है जो कंसिस्ट होता है 22 स्टॉक्स ऑफ EPSEs PSBs स्ट्रैटेजिक होल्डिंग ऑफ सूती। ओके इसमें 6 सेक्टर्स भी होते हैं, बेसिक मटेरियल्स, एनर्जी, फाइनेंस, FMCG, इंडस्ट्रीज एंड यूटिलिटीज़। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF के बारे में बात करते हैं। तो जो कनाडा की लार्जेस्ट पेंशन फंड है कनाडा फंड प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड, ये अग्री हो गई है इन्वेस्ट करने में, किस में इन्वेस्ट करने में, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड थ्रू NIIF मास्टर फंड। आप जानते हैं NIIF है क्या, मतलब नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये 2015 में आया था एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल के जैसे, किसके लिए, फंडिंग जिसमें किसके लिए, फंडिंग कॉमर्शियल वायबिलिटी ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड और स्टॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। इसमें होगा क्या, जो इंडियन गवर्नमेंट है वो 49% तक का इन्वेस्ट करेगी
और जो रेस्ट ऑफ द कॉर्पस है वो रेज़ किया जाएगा थर्ड पार्टी इन्वेस्टर्स के थ्रू, जैसे कि आपका हो गया कोई सॉवरेन वेल्थ फंड हो गया, इंश्योरेंस और पेंशन फंड हो गया, कुछ भी। NIIF जो है वो करंटली जो है वो मैनेज करती है 3 तरह के फ़ंड, जो कि एक कुछ अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट मैंडेट्स हैं, और रजिस्टर होते हैं एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फ़ंड, किसके साथ? सेबी के साथ। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फ़ंड के बारे में बात करते हैं। ओके, ये जो है सेबी में जो है वो मेंशन, मतलब सेबी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फ़ंड रेगुलेशन 2012 में है, डिफ़ाइन किया गया है। कैसे? ये रिफ़र करता है कोई भी एनी प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट फ़ंड, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेन सोर्स के थ्रू हो, किसी भी फॉर्म में, मतलब किसी एक ट्रस्टी फॉर्म, किसी भी ट्रस्टी फॉर्म में, या फिर किसी कंपनी में, या फिर किसी बॉडी, कॉरपोरेट, या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जो AIF है इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता है वो भी देख लेते हैं। वो फंड्स जो कि कवर है किसके अंडर? सेबी म्यूचुअल फंड्स रजिस्ट्रेशन 1996, या फिर सेबी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम रेगुलेशन 1999, या फिर कोई भी दूसरी रेगुलेशन ऑफ ब्रॉड टू रेगुलेट फंड मैनेजमेंट एक्टिविटीज़। और इसी के तहत हम इंडिया की बात करें तो जो AIF है ये एक तरह के प्राइवेट फंड्स हैं, जो कि जो किसी भी रेगुलेशन, जो इंडिया में जितनी भी रेगुलेशन एजेंसीज़ हैं वो उनकी जुरिसडिक्शन में नहीं आते हैं। कैटेगरी 1 की अगर हम बात करें, कुछ कैटेगरीज में डिवाइड भी किया गया है इनको। तो कैटेगरी 1 में मेनली वो लोग इन्वेस्ट करते हैं जैसे कि आपके स्टार्टअप्स हो गए, SMEs हो गए, या फिर कोई अदर सेक्टर जो कि गवर्नमेंट कंसिडर करती है इकोनॉमिकली और सोशली वायबल है। कैटेगरी 2 में अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स आते हैं, जैसे कि प्राइवेट इक्विटी फंड्स हो गए, या फिर डेप्ट फंड्स हो गए, जिनका कोई भी स्पेसिफिक इंसेंटिव जो है वो नहीं हो मेंशन होता है। कैटेगरी 3 की बात करते हैं। ये जो है फंड्स जो भी ट्रेड करते हैं, ट्रेड करते हैं कि एक ऐसा उनका व्यू होता है, उनको शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स चाहिए होते हैं। डिपॉजिट इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं, तो जो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन है ये सेटअप करी गई है अंडर RBI, जिससे होगा क्या कि जो अगर बैंक फेल हो जाती है तो जो डिपॉजिटर्स होते हैं उनके जो पैसे हैं वो सेफ रहें। जो पहली बार हमारे कंट्री में आई थी वो आई थी 1993 में, और अब तो इसका बढ़ा के आपका अमाउंट ज़्यादा कर दिया गया, पहले 1 लाख तक का था, अभी 5 लाख तक का कर दिया गया है। हाँ, बता दिए मैंने आपको कितना कर दिया गया है। अब नेक्स्ट है पेमेंट बैंक के बारे में बात करते हैं। RBI ने अनाउंस किया है फाइनल गाइडलाइंस फॉर ऑन टैप लाइसेंसिंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर SFBs। पेमेंट बैंक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं स्मॉल इन्वेस्टमेंट बैंक्स में कन्वर्ज होने के लिए, लेकिन 5 साल जब अपना काम कर ले उसके बाद ही। और साथ ही साथ जो पेमेंट बैंक्स हैं इनका प्रमोशन भी एलिजिबल है कि वो SFB सेटअप कर सकते हैं, जो कि एक नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनीज के तहत आता है। उसमें जो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट है SFBs की वो बढ़ा के पहले 100 करोड़ थी, अभी 200 करोड़ कर दी गई है। जो SFB हैं उनको लिस्ट होना पड़ेगा विद इन 3 ईयर्स, और उनको अपनी नेटवर्थ जो है वो 500 करोड़ तक की करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ इनको एक शेड्यूल बैंक स्टेटस भी तुरंत ही मिल जाएगा जैसे ही कमेंसमेंट आती है इनके ऑपरेशंस की, और इनको एक जनरल से परमिशन मिल जाएगी कि अपना ये जो बैंकिंग आउटलेट है वो भी पब्लिश कर सकते हैं। जो प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो भी कन्वर्ट हो सकते हैं SFBs में, लेकिन उनको भी एक ऑन टैप लाइसेंसिंग गाइडलाइंस होनी चाहिए उनके पास भी। और इसके जो नेटवर्थ है वो 100 करोड़ से लेके 200 करोड़ तक की कर दी गई है विद इन 5 ईयर्स फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस।
जो अभी एग्जिस्टिंग रूल्स हैं हमारी कंट्री में, वो पेमेंट बैंक्स को अलाउ नहीं करती हैं कि वो डिपॉजिट्स जो हैं वो 1 लाख पर कस्टमर से ज़्यादा का ले सकें। और अगर ये जो एंटिटीज़ हैं इनको लाइसेंस मिल जाता है स्मॉल फाइनेंस बैंक का, तो इनको एक्सेस होगा कि ज़्यादा डिपॉजिट ले सकें और अपनी जो भी प्रॉफिटेबिलिटी है उसको बूस्ट कर सकें, जो कि अभी फ़िलहाल तो करंटली अंडर प्रेशर है। ऑपरेशन ट्विस्ट के बारे में बात करते हैं तो आरबीआई ने लॉन्च किया है यूएस स्टाइल ऑपरेशन ट्विस्ट टू ब्रिंग डाउन इंटरेस्ट रेट्स। इसमें होता क्या है, जब कोई सेंट्रल बैंक यूज़ करती किसी एक प्रोसीड को फ्रॉम सेल ऑफ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, मतलब शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी को सेल करके बाय करती है लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डेप्ट पेपर्स को। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इसका है कि जो भी यील्ड कर्व है उसको मैनेज करना, और ये हेल्प करेगा जो लोन्स हैं उनको लेस एक्सपेंसिव करने में, जिससे कि उनके लिए खासकर जो घर खरीदना चाहते हैं, कार खरीदना चाहते हैं, इन सब के लिए। और इस पे जो इंटरेस्ट होगा वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। और ऐसा जो भी प्रोविज़न है आरबीआई ने ऐसा पहली बार लिया है, इसका एम क्या होगा, जो यील्ड कर्व है उसको फ्लैटर करने में, किसके किसके द्वारा लोअर करा जाएगा, जो लॉन्गर रेट है उसको कम करने में, जिससे कि क्या हो, लेंडिंग जो है और ग्रोथ जो है वो बूस्टअप हो सके। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं। जो इसकी कैलकुलेशन है वो स्टिपुलेट की जाती है गवर्नमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा। इसका मतलब ये है कि जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं उनको पे करना पड़ेगा, करीब जितना अमाउंट दिया गया है उतना गवर्नमेंट को, मतलब 92,642 करोड़ तक गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। अगर हम बात करें एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की, तो ये एक तरह का यूसेज और लाइसेंसिंग फ़ी होती है जो भी टेलीकॉम कॉरपोरेट्स जो हैं वो चार्ज करते हैं बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से। अच्छा, ये कैलकुलेट कैसे करते हैं? जो भी अब तक की जितने भी ऑल रेवेन्यूज़ अर्न हैं टेलीकॉम के द्वारा, इंक्लूडिंग नॉन टेलीकॉम रिलेटेड सोर्सेज, जैसे कि आपका डिपॉजिट इंटरेस्ट हो गया, एसेट सेल्स हो गया, इन सबको मिलाकर दिया जाएगा। और अब नेक्स्ट बात करते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट के बारे में। ये एक फ़ी होती है जो चार्ज की जाती है मर्चेंट से बाय बैंक फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट फ्रॉम कस्टमर्स थ्रू क्रेडिट और डेबिट कार्ड। जो एमडीआर एक्सचेंजेस हैं, ये यूजुअली शेयर करते हैं प्री अग्रीड प्रोपोर्शन किसके बीच का, बैंक और एक मर्चेंट के बीच का। ट्रेड डेफिसिट के बारे में बात करते हैं तो जो एक मिनट रुकिए, देख लो कितना बड़ा है, ये तो काफ़ी बड़ा है। एक काम करते हैं ना, 2 पार्ट में कर लेते हैं, कोई बहुत लंबा चल जाएगा वीडियो, जो काफ़ी लंबा है ये। तो अभी ना नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलते हैं। टॉपिक देख लो, टॉपिक क्या है हमारा, सप्लाई ग्रांट तो नहीं हुआ है अभी हमारे पास। हाँ, एमडीआर हमने कंप्लीट कर लिया, सॉरी हाँ, ट्रेड डेफिसिट से हमें कंप्लीट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।